जय हिंद दोस्तों। ज्ञान विधि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर। इसका विषय है वैश्विक अस्थिरता के बीच रणनीतिक लचीलापन। ये सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। सही कहा। ये देश की आर्थिक सेहत का एक एक्सरे है और भविष्य के इरादों का एक आईना भी। तो आज हम इसके हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्थिक सर्वेक्षण आखिर होता क्या है। मतलब हम जानते हैं कि इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने तैयार किया है, पर इसका असल मकसद क्या है? देखिए, इसका जो मेन पर्पस है वो दो है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का एक, आप कह सकते हैं, एक ईमानदार लेखा जोखा देना। क्या अच्छा रहा, कहाँ चुनौतियां हैं, और दूसरा, भविष्य की दिशा के लिए सुझाव देना। ये बजट के ठीक एक दिन पहले संसद में पेश होता है। अच्छा। हाँ, ताकि बजट में जो घोषणाएं होने वाली हैं उनके पीछे की सोच और आर्थिक तर्क को एक बेस मिल सके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के पिछले साल के काम का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले बजट के लिए एक वैचारिक दिशा निर्देश भी। हाँ, काफी हद तक ये सही है। ये एक रिपोर्ट कार्ड है, पर ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा है। ओके। जो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताती है कि सेहत सुधारने के लिए आगे क्या करना चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में क्या कहती है, खासकर जब दुनिया भर में आर्थिक माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, एक तरफ है वैश्विक प्रतिकूलता, मतलब ग्लोबल हेडविंड्स, यानी दुनिया के बड़े देशों में मंदी, युद्ध, सप्लाई चेन की दिक्कतें। लेकिन दूसरी तरफ है भारत की आंतरिक शक्ति। हाँ, जो मजबूत घरेलू मांग और सरकार के पूंजीगत व्यय से आ रही है। और शायद इसी संतुलन के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से 7.2% के बीच रखा गया है, जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। बिल्कुल। सर्वे में दो बड़े आंकड़े भी हैं जो ध्यान खींचते हैं। पहला, नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये तो वाकई एक बड़ा मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा आंकड़ा जो शायद आम आदमी के जीवन से ज्यादा जुड़ा है, वो है क्रय शक्ति समता, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी का। राइट। उसके आधार पर हम चीन और अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और अब हमारा लक्ष्य साफ है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। यहीं पर एक सवाल आता है मेरे मन में, ये नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी में इतना अंतर क्यों है? और अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो इन दोनों में से कौन सा आंकड़ा ज्यादा मायने रखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आसान भाषा में समझिए, नॉमिनल जीडीपी देश की कुल कमाई है, जैसे किसी की सैलरी का टोटल अमाउंट। ओके। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब है कि दुनिया में कुल कमाई के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं। लेकिन पीपीपी जीडीपी ये बताता है कि उस कमाई से आप अपने देश में कितना सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। अच्छा। हमारी पीपीपी रैंकिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि भारत में अमेरिका या जापान की तुलना में चीजें और सेवाएं सस्ती हैं। तो एक आम नागरिक के लिए पीपीपी जीडीपी उनके जीवन स्तर को समझने का एक बेहतर पैमाना है। बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो हमें बाहरी दुनिया से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? एकदम सही पॉइंट पे आए आप। यहीं से वैश्वीकरण और संरक्षणवाद की बात शुरू होती है। हुआ ये है कि वैश्विक व्यापार का जो पूरा लैंडस्केप है वो बदल गया है। 1991 से 2019 तक वैश्वीकरण का दौर था। देश एक दूसरे के लिए बाजार खोल रहे थे। लेकिन 2019 के बाद कोविड और फिर भू राजनीतिक तनावों के कारण एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हुई, डी ग्लोबलाइजेशन। और अब हम संरक्षणवाद, मतलब प्रोटेक्शनिज्म के दौर में हैं। चाहे मेक इन इंडिया हो या अमेरिका फर्स्ट, हर देश अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। बिल्कुल। इसका सीधा असर पड़ता है वैश्विक सप्लाई चेन पर। जब तनाव बढ़ता है, सप्लाई चेन टूटती है, तो दुनिया भर में मांग घट जाती है। और इसका असर भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर निर्भर है। यहाँ एक वैचारिक सवाल उठता है, क्या आत्मनिर्भरता, जैसा भारत कहता है, और संरक्षणवाद,
जैसा पश्चिमी देश कर रहे हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये इनमें कोई बुनियादी अंतर है? देखिए, इनमें एक बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। संरक्षणवाद का मतलब है बाहरी दुनिया से खुद को काटने के लिए दीवारें खड़ी करना, जैसे भारी टैरिफ लगाना। राइट। इसका मकसद अक्सर घरेलू उद्योगों को अक्षम होने के बावजूद बचाना होता है। वहीं आत्मनिर्भर भारत का जो विचार है वो दुनिया से कटना नहीं है, बिल्कुल जुड़ना है। हाँ, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि दुनिया भारत पर निर्भर हो। ये वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद हिस्सा बनने की कोशिश है, उससे अलग होने की नहीं। समझ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है तो देश की अपनी आर्थिक बुनियाद मजबूत होना और भी जरूरी हो जाता है, और इसकी शुरुआत होती है सरकार के बही खाते यानी राजकोषीय प्रबंधन से। बिल्कुल, और यहाँ सर्वे कुछ अच्छी खबरें देता है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, हाँ, वो अब घटकर 4.4% पर आ गया है, जो पिछले साल 4.8% था। ये वित्तीय अनुशासन को तो दिखाता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि FRBM अधिनियम का जो आदर्श लक्ष्य है वो तो 3% है। हाँ, मंजिल अभी दूर है पर दिशा सही है। और ये लक्ष्य जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे सरकार पर कर्ज का बोझ कम होता है, महंगाई काबू में रहती है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। एग्जैक्टली। राजस्व की तरफ एक और पॉजिटिव साइन है ITR रिटर्न। ITR भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। 2022 में ये 6.9 करोड़ थी, जो 2025 तक 9.2 करोड़ हो गई है। और इसी को सरकार की दोहरी रणनीति कहते हैं। एक तरफ टैक्स बेस बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि और दूसरी तरफ खर्चों को और कुशल बनाना। पर सर्वे एक चिंता की ओर भी इशारा करता है। वो क्या? राजकोषीय लोक लुभावनावाद, मतलब फिस्कल पॉपुलिज्म, जो राज्यों के पूंजीगत व्यय यानी केपेक्स को प्रभावित कर रहा है। ये गंभीर मुद्दा लगता है। ये राजकोषीय लोक लुभावनावाद का पूंजीगत व्यय पर असर कैसे पड़ता है? क्या इसका मतलब ये है कि राज्य लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने के बजाय चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए एक निवेश है, जिससे एसेट क्रिएशन होता है, लंबे समय तक रोजगार पैदा होता है। लेकिन लोक लुभावन योजनाओं पर जो खर्च होता है, जैसे मुफ्त बिजली या कर्ज माफी, वो तुरंत तो राहत देता है, पर वो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को नहीं बढ़ाता, और ये राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। सही बात है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सरकार के बही खाते से अब रुख करते हैं देश के केंद्रीय बैंक की तरफ, यानी मौद्रिक प्रबंधन की ओर। यहाँ सबसे बड़ी सफलता महंगाई पर काबू पाना रही है। सप्लाई साइड प्रबंधन के जरिए हेडलाइन मुद्रास्फीति को 2.8% पर लाया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। मतलब सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाकर मांग को कम नहीं किया? नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर और जरूरी चीजों का बफर स्टॉक बनाकर आपूर्ति को सुचारू रखा गया, ताकि कीमतें न बढ़ें। और जब महंगाई नियंत्रण में आई तो RBI ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो दर में 1.25% की कटौती भी की। हाँ, जिससे कर्ज सस्ता हुआ। और इसी अच्छे प्रबंधन का नतीजा है कि S&P जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरन रेटिंग को BBB- से अपग्रेड करके BBB कर दिया है। यहाँ एक और बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिल रहा है। घरेलू बचत के पैटर्न में लोग अब पारंपरिक बैंक जमा, मतलब FDs के बजाय पूंजी बाजार की ओर जा रहे हैं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स? हाँ, SIP में तो 7 गुना की भारी वृद्धि हुई है। तो मेरा सवाल यह है कि घरेलू बचत का बैंक जमा से पूंजी बाजार की ओर जाना, क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से अच्छा है, या इसमें कोई जोखिम भी है, खासकर उन छोटे निवेशकों के लिए जिन्हें बाजार की गहरी समझ नहीं है? ये एक दोहरी तलवार है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कंपनियों को निवेश के लिए सीधे जनता से पैसा मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन को गति मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ छोटे निवेशकों के लिए निश्चित रूप से जोखिम है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होता है। इसलिए इस बदलाव के साथ साथ वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक बाजार से निकलकर एक बार फिर बाहरी दुनिया यानी विदेशी व्यापार पर नजर डालते हैं। यहाँ चुनौतियां साफ दिख रही हैं। मुख्य चुनौती है संरक्षणवादी नीतियां, जैसे अमेरिका द्वारा कुछ आयातों पर 50% टैरिफ लगाना।
ऐसे कदमों से डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता है। इससे हमारा आयात महंगा हो जाता है। और इससे निपटने के लिए सर्वे एक स्पष्ट रणनीति बताता है, निर्यात बाजारों का विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, यानी किसी एक या दो देशों पर निर्भर रहने की बजाय नए बाजार तलाशना। और इसी दिशा में यूरोपीय संघ, यूके और ओमान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA पर तेजी से काम हो रहा है। अगर हम निर्यात की संरचना देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हमारा सेवा निर्यात, सर्विसेज एक्सपोर्ट, वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन वस्तु निर्यात, गुड्स एक्सपोर्ट, वो वैश्विक मांग में कमी के कारण धीमा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सेवा निर्यात तो मजबूत है, लेकिन देश के औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए वस्तु निर्यात को गति देना जरूरी है। तो सवाल ये है कि वस्तु निर्यात को बढ़ाने के लिए FTA के अलावा और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, FTA तो बाजार तक पहुंच देते हैं, लेकिन बाजार में टिकने के लिए दो और चीजें चाहिए, गुणवत्ता और ब्रांडिंग। हाँ, हमें मेड इन इंडिया को सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि क्वालिटी का एक पर्याय बनाना होगा। और इसके साथ ही हमें लॉजिस्टिक्स और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना होगा, ताकि हमारा सामान दुनिया के किसी भी कोने में तेजी से और कम लागत पर पहुंच सके। और सामान बनाने के लिए मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का होना जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग और विनिर्माण। हाँ, यहाँ सर्वे पॉलिसी सक्सेस साइकिल की बात करता है। ये एक तरह का फ्लाई व्हील इफेक्ट है। सरकार ने मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं से पहिए को एक धक्का दिया, और जब विनिर्माण में उछाल आया तो रोजगार पैदा हुए, लोगों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने मांग बढ़ाई, और बढ़ी हुए मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण को और प्रोत्साहन मिला। अब ये पहिया अपने मोमेंटम से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 2025-26 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाना है। इसमें अब हमारा फोकस उच्च जटिलता वाले उत्पादों पर है, जैसे मशीनरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और साथ ही MSME क्षेत्र को भी मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि यही क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहीं पर एक सवाल है, उच्च जटिलता वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का रणनीतिक महत्व क्या है, जबकि हमारा MSME क्षेत्र परंपरागत रूप से कम जटिलता वाले उत्पादों पर काम करता है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? इसका रणनीतिक महत्व है वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना। हम सिर्फ असेंबलर नहीं बने रहना चाहते, हम डिजाइन और इनोवेशन का हब बनना चाहते हैं। अच्छा। और संतुलन बनाने की रणनीति ये है कि बड़ी उच्च तकनीक वाली कंपनियां एक एंकर की भूमिका निभाएं और MSMEs उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। जैसे एक बड़ी कार बनाने वाली कंपनी हजारों छोटे MSMEs को कलपुर्जे बनाने का काम देती है। इससे तकनीक का भी ट्रांसफर होता है और एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होता है। ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था की नींव यानी कृषि क्षेत्र को भी नहीं भूलना चाहिए। कृषि में अब टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। ड्रोन और GIS से सटीक भूमि मापन और कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। इससे किसानों की लागत कम हो रही है और उत्पादकता बढ़ रही है। ये स्मार्ट फार्मिंग है। खपत पैटर्न में भी एक दिलचस्प बदलाव आया है। खाद्य सब्सिडी से हुई बचत के कारण लोग अब बेहतर पोषण पर खर्च कर रहे हैं। जैसे प्रोटीन युक्त उत्पादों जैसे दाल, दूध, अंडे और बागवानी उत्पादों की मांग बढ़ी है। खपत पैटर्न में ये बदलाव एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। तो सवाल ये है कि इस बदलते पैटर्न से किसानों को अपनी फसल का पैटर्न बदलने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वे सिर्फ गेहूं धान पर ही निर्भर न रहें। इसका एक ही रास्ता है, बाजार से जुड़ाव। किसानों को फसल बोने से पहले ये पता होना चाहिए कि बाजार में किस चीज की मांग है और उसका क्या दाम मिलेगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। अगर किसी किसान को पता है कि एक चिप्स बनाने वाली कंपनी उसकी आलू की पूरी फसल अच्छे दाम पर खरीद लेगी, तो वो गेहूं धान छोड़कर आलू उगाने के लिए प्रोत्साहित होगा। सही बात है। कृषि के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका GDP में योगदान 50% से अधिक है। और वैश्विक स्तर पर भी हम एक बड़ी शक्ति हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 4.3% है और हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े सेवा निर्यातक हैं। ये क्षेत्र अब पारंपरिक IT BPO से बहुत आगे बढ़ गया है। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का हब बन रहे हैं और अंतरिक्ष और महासागरीय तकनीक जैसी हाई एंड सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं।
लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी चुनौती भी छिपी है, और वो है जेनरेटिव एआई। GNI, हाँ। इसके आने से इस सेक्टर में लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग की तत्काल आवश्यकता है। तो जेनरेटिव एआई से उत्पन्न इस चुनौती को एक अवसर में कैसे बदला जा सकता है? क्या भारत सिर्फ एआई सेवाओं का उपयोग करने वाला देश बनेगा, या हम दुनिया को हाई एंड एआई सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख केंद्र बन सकते हैं? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम रीस्किलिंग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर हम अपने वर्कफोर्स को एआई के साथ काम करने और एआई आधारित नए समाधान बनाने के लिए प्रशिक्षित कर पाएं, तो हम इस क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये चुनौती नहीं, बल्कि एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। और इन सभी क्षेत्रों की तरक्की जिस एक चीज पर टिकी है वो है अवसंरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस क्षेत्र में निवेश का आंकड़ा बहुत बड़ा है। कुल निवेश पाइपलाइन 125 ट्रिलियन की है, और इसमें से 75% पूंजीगत व्यय सिर्फ 3 क्षेत्रों में हो रहा है: रक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन। फंडिंग के मॉडल में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब हम सिर्फ बैंकों पर निर्भर रहने की बजाय एनबीएफसी, बॉन्ड बाजार और विविध वित्त पोषण की ओर बढ़ रहे हैं। और निजी भागीदारी भी बढ़ रही है, खासकर स्पेस सेक्टर में। स्काई रूट और अग्निकुल जैसी कंपनियां इसरो के साथ काम कर रही हैं। मेरा एक सवाल है, फंडिंग मॉडल का बैंक से बॉन्ड बाजार की ओर शिफ्ट होना लंबी अवधि की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए कितना टिकाऊ है? क्योंकि बॉन्ड बाजार में बैंकों की तुलना में ज्यादा अस्थिरता हो सकती है। ये एक जायज चिंता है। इसका फायदा ये है कि ये जोखिम को बैंकों से हटाकर पूरे बाजार में फैला देता है। लेकिन ये तभी टिकाऊ होगा जब हमारे पास एक गहरा और परिपक्व बॉन्ड बाजार हो और उसे रेगुलेट करने के लिए एक मजबूत ढांचा हो। तो ये क्रमिक विकास है। समझ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा विकास, ये सारी आर्थिक तरक्की आखिर किसके लिए है? लोगों के लिए। और ये हमें हमारे सबसे बड़े अवसर और सबसे बड़ी चुनौती पर ले आता है: रोजगार और कौशल विकास। बिल्कुल। हमारे पास विशाल युवा जनसंख्या है। बेरोजगारी दर 3.2% है, जो सुनने में तो कम लगती है। लेकिन असली समस्या है रोजगार अक्षमता, अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब डिग्री है पर नौकरी के लिए जरूरी कौशल नहीं है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। केवल 52% युवा ही किसी न किसी तरह से प्रशिक्षित हैं, और 14-18 आयु वर्ग के लगभग 92% किशोरों के पास कोई भी औपचारिक कौशल नहीं है। ये हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके समाधान के रूप में सर्वे कक्षा 6 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम में लागू करने का सुझाव देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आंकड़ा तो बहुत ही चिंताजनक है। क्या केवल स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण जोड़ना इस विशाल अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त होगा? नहीं, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा। ये एक बहुत जरूरी पहला कदम है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हमें उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत पुल बनाना होगा। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर लागू करना होगा। और समाज की मानसिकता भी बदलनी होगी। हाँ, सबसे जरूरी कि व्यावसायिक कौशल एकेडमिक डिग्री से कमतर नहीं है। सही बात है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं, जो हमें शहरीकरण के मुद्दे पर लाता है। सर्वे इसे एक दो-धारी तलवार कहता है। एक और शहरी क्षेत्र विकास के इंजन है, जो जीडीपी में 70% का योगदान करते हैं। लेकिन दूसरी ओर इन शहरों को चलाने वाले स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों का राजस्व जीडीपी का 1% से भी कम है, जबकि विकसित देशों में ये 4-6% होता है। ये एक बड़ा वित्तीय संकट है। और ये संकट भविष्य में और बढ़ेगा, क्योंकि 2047 तक भारत की 50% आबादी शहरी हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों के आर्थिक योगदान और उनकी वित्तीय शक्ति में इतना बड़ा असंतुलन क्यों है? स्थानीय निकाय अपने राजस्व को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी मुख्य वजह है वित्तीय स्वायत्ता की कमी। ज्यादातर नगर निगम फंड के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अपने राजस्व के स्रोत जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को प्रभावी ढंग से वसूलने और बढ़ाने का अधिकार और क्षमता दोनों विकसित करने होंगे। आत्मनिर्भरता यहाँ भी जरूरी है। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। शहरों की समस्याओं के समाधान में टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, और यहीं पर भारत का एआई इकोसिस्टम तस्वीर में आता है। हम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई इकोसिस्टम है, जहां 4000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप हैं। और यहाँ एक शक्तिशाली सकारात्मक चक्र काम कर रहा है। देखिए, 140 करोड़ की जनसंख्या से विशाल डेटा मिलता है।
जिसे हमारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई प्रोसेस करती है। इससे एआई नवाचार को बढ़ावा मिलता है और इसका उपयोग स्मार्ट गवर्नेंस में होता है। और सरकार का लक्ष्य एआई को दीर्घकालिक विकास का स्तंभ बनाना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशाल डेटा का उपयोग एआई नवाचार के लिए एक बड़ा अवसर है। तो डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी और इसके नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या चुनौतियां हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की जरूरत है। हमें ऐसे एल्गोरिदम्स बनाने होंगे जो पारदर्शी हों और किसी भी वर्ग के खिलाफ पक्षपाती न हो। टेक्नोलॉजी का विकास और उसके लिए नैतिक दिशा निर्देश, इन दोनों को साथ साथ चलना होगा। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। हाँ, और सर्वे की इस पर टिप्पणी बहुत दिलचस्प है। सर्वे कहता है, विकास स्वयं में जलवायु अनुकूलन का सबसे प्रभावी रूप है। इसका तर्क यह है कि एक विकसित देश के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए बेहतर तकनीक और संसाधन होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फाइनेंस गैप है। हमें हर साल 310 से 365 बिलियन रुपए की जरूरत है, जबकि उपलब्धता मात्र 26 बिलियन है। हाँ, हालांकि हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से कम है, जो एक सकारात्मक बात है। मेरा सवाल इस स्लाइड की मूल धारणा पर है। जब विकास को ही जलवायु अनुकूलन का उपाय बताया जा रहा है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास सतत हो और पर्यावरण को और अधिक नुकसान न पहुंचाए? यहाँ विकास की परिभाषा को बदलना होगा। ये कोयले और पेट्रोल पर आधारित पुराना विकास मॉडल नहीं हो सकता। ये हरित विकास होना चाहिए। ग्रीन डेवलपमेंट। हाँ, जो नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और ऊर्जा दक्षता पर आधारित हो। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन नहीं, बल्कि इन दोनों का एकीकरण ही आगे का रास्ता है। तो इन सभी पहलुओं को समेटते हुए चलो अब नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड देखते हैं। भविष्य के लिए आगे की राह क्या है? ये हमारी आर्थिक सोच के विकास को दर्शाता है। हम अतीत के आयात प्रतिस्थापन से वर्तमान की आत्मनिर्भरता की ओर आए हैं और भविष्य रणनीतिक लचीलेपन यानी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी का है। इसका लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक ऐसी अनिवार्य भूमिका निभाना है जिसके बिना दुनिया का काम न चल सके। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 स्तंभ बताए गए हैं: नीतिगत स्थिरता, नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल एकीकरण। तो मेरा अंतिम सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता और रणनीतिक लचीलेपन में मुख्य अंतर क्या है? क्या लचीलेपन का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा गहराई से और अपनी शर्तों पर जुड़ना है? बिल्कुल, आपने सही समझा। आत्मनिर्भरता का मतलब था अपनी जरूरतों के लिए सक्षम बनना। रणनीतिक लचीलेपन का मतलब है अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाना कि हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करें, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करें, और ऐसा करते हुए वैश्विक झटकों को सहने की क्षमता भी रखें। ये अलगाव नहीं, बल्कि शर्तों के साथ गहरा एकीकरण है। तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हमारा विश्लेषण। ये तो साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत नींव पर खड़ी है, लेकिन आगे की राह वैश्विक अनिश्चितताओं, कौशल की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भरी है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार, कौशल विकास और रणनीतिक लचीलेपन पर लगातार ध्यान देना होगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमारे सामने कौशल की इतनी बड़ी खाई है, तो इस अंतर को पाटने के लिए शिक्षा प्रणाली के अलावा एक नागरिक के तौर पर उद्योग और समाज की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।